अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ईरान अमेरिका की जंग जो है वो ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुकी हुई है। और अगर आपको याद हो कि 2 दिन पहले हमने बात की थी कि अमेरिका मल्टी लेड और मल्टी प्रोंग्ड हाइब्रिड स्ट्रेटजी के तहत जिस तरीके से ईरान के अंदर शोरश बपा करने की तैयारी कर रहा है और इसी तरीके से वो बॉर्डर सरहदी इलाकों के ऊपर दबाव बढ़ा रहा है और जो उनके सरहदी तनाज़ात हैं उसको ना सिर्फ अमेरिका हवा देने की एक कोशिश कर रहा है जिसमें वो उसकी स्ट्रेटजिक आउटरीच की हमने बात की थी, और साथ ही वो एक ग्लोबल नैरेटिव शेप कर रहा है और अपनी जंग को किस तरीके से वो दुनिया की जंग के अंदर कन्वर्ट करना चाहता है। इसकी झलक मैंने आपको बताई थी जिस तरीके से नाटो का समिट इजलास हुआ है टर्की के अंदर अनकरा में, उसको डोनाल्ड ट्रंप ने एक कोशिश की कि वो नैरेटिव शेप करने के लिए पोटेंशली एग्जॉस्ट करे। और अब खबरें व्यूअर्स आ रही हैं कि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो सोच रहे हैं कि लेबनान के अंदर जब यूनाइटेड नेशन की इंटरम जो फोर्स है लेबनान से निकल जाएगी, जो 1978 से वहां पे डिप्लॉय थी, जब पीएलओ का झगड़ा था, पीएलओ सदर्न लेबनान से ऑपरेट करती थी और ये बॉर्डर डिस्प्यूट की वजह से वहां पे यूनाइटेड नेशन का ये मैकेनिज्म इन प्लेस किया गया। और 2000 के बाद हमने देखा है किस तरीके से यूनाइटेड नेशन ने अपने पीस कीपिंग मिशंस की रीस्ट्रक्चरिंग की वहां के ऊपर। और 2006 की जंग के बाद से लेके तकरीबन 15,000 के करीब यूनाइटेड नेशन के पीस कीपिंग ट्रूप्स वहां पे डिप्लॉय थे। अब वो डेडलाइन खत्म हो रही है 31 दिसंबर 2026 को। व्यूअर्स, इट मेक सेंस कि जो लीडिंग कंट्रीज हैं वो नहीं चाहते यूनाइटेड नेशन के पीस कीपिंग मिशंस के हवाले से ज्यादा फंडिंग पोर करना। उनकी पॉलिटिकल विल जो है वो हमें उस तरीके से नजर नहीं आती, इसीलिए यूनाइटेड नेशन के पीस कीपिंग मिशंस जो हैं उनका बजट जो है वो बहुत कम है। और वही चीज़ रिफ्लेक्ट कर रही है लेबनान के महाज के ऊपर भी है। लेकिन अगर यूनाइटेड नेशन का ये फोरम जो है, ये मैकेनिज्म वहां से निकाल लिया जाता है तो फिर जो पावर का वैक्यूम है उसको कौन फिल करेगा? क्या सदर्न लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह से मुतल्लिक जो इजराइल का नैरेटिव है कि उन्होंने वहां पे टनल बनाई हुई हैं, वही नैरेटिव जो आपको गजा के अंदर उनका नजर आता है, वो दोबारा से जो है वो रीगेन करेंगे उस अपनी पोजीशन को है। अब खबर आ रही है कि जर्मनी जो है उसने टेबल किया इस बात को यूरोपीय यूनियन के अंदर कि यूरोपीय यूनियन की फोर्सेस जो है वो डिप्लॉय हो सकती हैं लेबनान के अंदर है। व्यूअर्स, ये बड़ी मुश्किल सूरत हाल हो जाएगी कि अगर यूरोपीय यूनियन अपनी फोर्सेस डिप्लॉय करता है तो वो मशरक वुस्ता के अंदर डायरेक्ट जो है डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस का हिस्सा बन जाएगा। और ये चीज़ बड़ी अनार्किक हो सकती है हिजबुल्लाह के लिए और ईरान की जो रीजन के अंदर पॉलिसीज हैं। और दूसरी तरफ यूनाइटेड नेशन का जो फोरम है, मल्टीलैटरल फोरम, जो ग्लोबल गवर्नेंस के लिए बनाया गया था, रूल बेस्ड ऑर्डर, जिसकी हम धज्जियां जो हैं वो बिखरते हुए देख रहे हैं 1945 के बाद कि वो 80 साल नहीं निकाल सका, कि एग्जॉस्ट हो चुका है मुकम्मल तौर के ऊपर। क्या यूनाइटेड नेशन के मल्टीलैटरल फोरम को यूरोपीय यूनियन खुद जो है बैक बर्नर पर डालने जा रहा है? क्योंकि अगर इस वक्त देखें तो यूनाइटेड नेशन के फोरम के हवाले से अगर कहीं सैनिटी प्रिवेल करती नजर आती है चाइना के बाद तो वो यूरोपीय यूनियन ही है। लेकिन यूरोपीय यूनियन अगर यूनाइटेड नेशन को बाईपास करके वहां के ऊपर अपनी फोर्सेस डिप्लॉय करता है तो मेरे ख्याल में ये मामलात उसी तरफ जा रहे हैं जिस तरफ डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे चले जाएं। डोनाल्ड ट्रंप यूरोपीय यूनियन की एनर्जी सिक्योरिटी उसको क्लब करना चाह रहे हैं अमेरिका के ईरान मुखालिफ एजेंडे के साथ। क्या इस हवाले से यूरोपीय यूनियन संजीदा गौर कर रहा है? क्या वो वाकई अपनी फोर्सेज वहां पर डिप्लॉय करेंगे या महज ये जर्मनी का सिर्फ एक ख्याल ही है? व्यूज, मैं आपको यहाँ पे बता दूं, यूनाइटेड नेशन के जो ट्रूप्स इस वक्त डिप्लॉय हैं उसमें जर्मन फौजी भी शामिल है। और 2026 जुलाई यानी इसी महीने लेबनान के साहिल के ऊपर जो जर्मन फोर्सेस डिप्लॉय हैं, जो यूनाइटेड नेशन के मैकेनिज्म का हिस्सा है इस मिशन का, उनमें तोसी की मंजूरी दी गई है। अब ये सिचुएशन जो है वो बड़ी प्रिकेरियस होती जा रही है कि लेबनान के अंदर जो ये सूरत हाल है, जिसके अंदर लेबनान का इजराइल के साथ जो हालिया मुआहदा जिसके बारे में हमने बात की थी कि लेबनान की गवर्नमेंट ने एक तरह से सरेंडर कर दिया कि आईसीसी और कोई इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेटिव फोरम या कोई वॉच डॉग्स अब इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते इजराइल वहां के ऊपर अगर वॉर क्राइम्स कमिट करता है, और वो इन मामलात को किसी इंटरनेशनल फोरा के ऊपर भी लेके नहीं जाएंगे। तो एक तरह से इजराइल जो है उसने अपने आप को एक्सोनरेट करवा दिया। वो एक तरह से अपने जो वॉर क्राइम्स हैं उसके ऊपर पर्दा डालने की जो उनकी मजमूम कोशिश थी उसके अंदर लेबनान की जो गवर्नमेंट है वो भी शामिल नजर आती है। और अगर लेबनान के साथ सीरिया को देखें व्यूअर्स, सीरिया में पहली दफा ईरान ने अटैक किया। और व्यूअर्स, ईरान का मानना यह है कि शाम में अमेरिका का स्पेशल ऑपरेशन के हवाले से कमांड सेंटर काम कर रहा है, अल तनिफ मिलिट्री बेस के नाम के ऊपर है। और ये वो इलाका है जो इराक
और शाम के बॉर्डर के ऊपर है। और कल की स्टोरी है कि सीरियन अथॉरिटीज़ क्लेम कर रही हैं कि जो ऑयल टैंकर जो है एंटर हुए थे इराक के बॉर्डर से सीरिया के अंदर, उनकी थॉरो इंस्पेक्शन की गई तो उसके अंदर से ड्रोन, रॉकेट्स और मिसाइल जो है वो बरामद हुए। अब ये सीरियन अथॉरिटीज़ का कहना है जो स्मगल किए जा रहे थे हिजबुल्लाह को लेबनान के अंदर, जबकि लेबनान का कहता है कि ये सारा फसाड है जो क्रिएट किया जा रहा है उनके खिलाफ ज़मीनी कार्रवाई को और फ़ज़ाई हमलों को तेज़ करने के लिए। व्यूज़, आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़िश्ता हफ्ते सीरिया के हवाले से बात की थी कि इज़राइल को वहाँ से निकल जाना चाहिए और सीरिया के अंदर जो रजीम है अहमद अशरा का, जो डोनाल्ड ट्रंप के ब्लू आइड बॉयज़ हैं जिनके ऊपर अमेरिका ने कभी बाउंटी रखी हुई थी, उनके सर की कीमत मुकर्रर की थी, जो डोनाल्ड ट्रंप जो है उनके साथ शोल्डर अप करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ये सीरियन रजीम के ख़िलाफ़, बशारुल असद के ख़िलाफ़ जिस तरीके से बरसरे पेकार रहे अहमद अशरा और उनका जो रजीम है वो मैनेज कर सकता है हिजबुल्लाह को। तो व्यूअर्स, एक नई स्ट्रेटजी वहाँ पे डिवाइस करने जा रही है। तो क्या अहमद अशरा डोनाल्ड ट्रंप की बी टीम बनने को तैयार हैं और क्या वो वही करेंगे जो इजराइल उनसे चाहता है? और क्या सीरिया अपने ऊपर से आलमी इक्तसादी पाबंदियां हटाने के लिए एक ट्रेड ऑफ में चला गया जिसके अंदर वो हिजबुल्लाह को डिसआर्म करने का सोच रहे हैं? और दूसरी तरफ ईरान की इस स्ट्राइक का सीरिया में क्या मतलब है? व्यूअर्स, अगर डॉट कनेक्ट किए जाएं तो इससे पता चलता है कि जंग का जो दायरा कार है और जंग का जो मैग्नीट्यूड और उसकी इंटेंसिटी है वो बढ़ती हुई नजर आती है। व्यूअर्स, ये लो इंटेंसिटी वॉर नहीं है, ये कोई रवायती झड़पें नहीं है जो कुछ घंटों के लिए हो और उसके बाद मुज़ाकरात की टेबल की तरफ चले जाएं। व्यूअर्स, ये छठा कंसेक्टिव डे है जब अमेरिका मुसलसल बम्बार्डमेंट कर रहा है और इस वक्त वो वहाँ के ऊपर उनके दिफाई जो यूनिट्स हैं, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट नहीं कर रहे। व्यूअर्स, पहली दफ़ा अमेरिका ने पिछले 24 घंटों में ईरान के अंदर सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया गया। व्यूअर्स, आपको याद होगा 2 दिन पहले हमने बात की थी कि अमेरिका किस तरीके से डेलिब्रेट एफर्ट करना चाह रहा है वहाँ पे सिविलियन ढांचे को हिट करने, जिसमें बैंकिंग सिस्टम को हैक करने की बात हमने की थी, वाटर सप्लाई को चोक करने की बात की थी और डिसैलिनेशन प्रोजेक्ट्स जो हैं वहाँ के ऊपर पानी से मुतल्लिक और पावर स्टेशन जो हैं उन्हें हिट करने की बात की गई थी। और वो चीज़ें व्यूअर्स हम होते हुए देख रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ जो है सोशल सर्विसेज जो हैं उन पे बोझ बढ़ाया जाए, गवर्नमेंट को अंडर प्रेशर लेके आया जाए और लोगों को सड़कों पे आने पे मजबूर किया जाए। व्यूअर्स, अभी तक की खबरें ये हैं कि 24 घंटों के अंदर रात को जो अमेरिका ने ऑपरेशन किया है उसके अंदर जो उनकी स्ट्रेटेजिक की पोर्ट्स हैं उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे डैमेज करने के लिए हमले किए गए हैं और जो चाबहार है उसके अंदर मैरीटाइम जो वॉच टावर है व्यूअर्स उसको अटैक करके तबाह कर दिया गया। व्यूअर्स, यहाँ पे अमेरिका की डेलिब्रेट एक एफर्ट नज़र आती है कि वो ईरान की जो फौजी सलाहियत है जो वो इस्तेमाल करता है अपना हुर्मस के अंदर डिस्ट्रप्शन के हवाले से उसको न्यूट्रलाइज कर दे और जो उनके बॉर्डर एरिया या कोस्टल एरियाज की निगरानी करने का मैकेनिज्म है उसको तबाह कर दे। तो व्यूअर्स, चाबहार के अंदर नेवल वॉच टावर को तबाह किया गया। उसके अलावा अगर मैं आपको मजीद बताता चलूँ, दूसरी तरफ बंदर अब्बास जो कि उनका एक क्रिटिकल स्ट्रेटेजिक लॉजिस्टिक के हवाले से रूट है और जो उनकी स्ट्रेटेजिक सदर्न पोर्ट जो है उसे कनेक्ट करता है ज़मीनी रास्ते के थ्रू बाकी ईरान के साथ, वहाँ के ऊपर अटैक किया गया और ट्रेन स्टेशन पे हमला किया गया जिसकी वजह से वहाँ के ऊपर रेलवे के मिनिस्ट्री ने बयान जारी किया कि लोग अब इंटर बस जो सर्विसेज हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। और व्यूअर्स, हुर्मुज़गान जो रीजन है वहाँ के ऊपर ट्रेन स्टेशन को निशाना बनाया गया। फिर इसी सूबे के अंदर बंदर खुमैर जो है अपना इलाका है वहाँ के ऊपर जो ब्रिज है उसको अटैक किया गया और खबरें ये हैं कि वहाँ के ऊपर तकरीबन 7 के करीब अफराद जो हैं वो शहीद हो चुके हुए हैं। फिर व्यूअर्स, इसी तरीके से बंदर अब्बास की अहम टेलीकम्युनिकेशन टावर को निशाना बनाया गया और एक रिहायशी इलाका जिसका नाम अल्लाह अकबर है वहाँ के ऊपर हमला किया गया जहाँ पे हलाकतों की, जख्मियों के हवाले से भी इतलात हैं। फिर सीस्तान बलोचिस्तान के सूबे में व्यूअर्स एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया। उसके अलावा सिरिक और कशम, ये जो स्ट्रेटेजिक आइलैंड है जो अपना हुर्मुस के बड़े करीब है व्यूअर्स, वहाँ के ऊपर जो है अटैक किया गया। उनकी दफाई और बहरी जो निगरानी से मुतल्लिक सलाहियत है उसको डैमेज करने की कोशिश की जा रही है। और अखवाज और होस्तान व्यूअर्स जो उनका सनती हब है वहाँ के ऊपर तेल के मरकज़ के ऊपर व्यूअर्स बार बार बल्कि डबल टैप की खबरें आ रही हैं, डबल टैप हमले किए, एक हमले के बाद सेम जगह के ऊपर दोबारा से हमला किया गया। और व्यूअर्स, बुशैर ये वो व्यूअर्स स्ट्रेटेजिक शहर है जो खलीज फारिस के साहिल के ऊपर है और मैंने आपको बताया था कि वाहिद उनकी सिविलियन न्यूक्लियर फैसिलिटी जो है वो इस शहर के अंदर है। वहाँ पे भी कई मुकामात को निशाना बनाने के हवाले से इतलात है। व्यूअर्स, नट शेल के अंदर अब मामला इस जगह पे खड़ा है कि सफारती मुआहदा जिसे 17 जून को साइन किया गया था व्यूअर्स, आज 17 जुलाई है। पूरा एक महीने के अंदर वो मुकम्मल तौर के ऊपर डिसफंक्शनल नजर आता है। उसकी पहली क्लॉज जो नेवल ब्लॉकेट को हटाने से मुतल्लिक थी मरहला वार, वो एक महीने का टाइम फ्रेम था जिसमें इरानियन ब्लॉकेट हटाएंगे
करेंगे तो 30 दिन के अंदर अमेरिका भी नेवी ब्लॉकेड जो है हटा देगा। अब व्यूअर्स सिचुएशन बैक टू स्क्वायर वन। ईरान ने अपना हुर्मुज़ बंद कर दी है और दूसरी तरफ अमेरिका ने भी पिछले 24 घंटों के अंदर नेवल ब्लॉकेड लगा के ईरान की बंदरगाहों से आने वाले तमाम टैंकर्स को मुतनब्बा किया है कि अगर आप ये रूट लेंगे तो हम आपको हिट करेंगे। अच्छा व्यूअर्स, अमेरिका डेलिबरेटली जनूबी ईरान को टारगेट कर रहा है, उन साहिली इलाकों को टारगेट कर रहा है और इसीलिए हम देखते हैं कि ईरान की जो गवर्नमेंट है वो बड़ा हार्ड स्टांस ले रही है। व्यूअर्स, यहाँ पे आपको मैं चीज बताता चलूं, अमेरिका के अंदर जिस तरीके से हॉकिश एलिमेंट है, जो अल्ट्रा कंजर्वेटिव थॉट रखने वाले न्यू कॉन्स हैं और जिस तरह से ज़ायनिस्ट एवेंजिकल लॉबी जो है वहां के ऊपर एक्टिव है, इसी तरीके से व्यूअर्स ईरान के अंदर भी हार्ड लाइनर वो आवाजें जो बड़ी सख्त गीर हैं वो भी इसी मौकफ के ऊपर जो है खड़ी हैं कि हमें टिट फॉर टैट की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। व्यूअर्स, आपको याद होगा जब ओमान के अंदर पिछले हफ्ते अब्बास अराक्ची मौजूद थे तो IRGC ने अपना हुर्मुज़ में 2 टैंकर्स को इसलिए निशाना बनाया था क्योंकि वो जनूबी रूट इस्तेमाल कर रहे थे जो अमेरिका ने ओमान के साथ जो है क्रिएट करने की डेलिब्रेट एफर्ट की है। लेकिन ईरान चाहता है कि जो प्री वॉर शुमाली रूट था वहीं से सारे जहाज गुजरे और उनकी इंस्पेक्शन IRGC करे। तो व्यूअर्स, एक चीज ये भी नजर आती है जो हार्ड लाइनर्स हैं वो भी अपनी स्ट्रेटजी पे अमल पैरा है और जो सिविल गवर्नमेंट है वो भी कोशिश कर रही है कि दुनिया के अंदर एक पोस्चर जो है वो यही दिखाया जाए कि हम मुज़ाकरात की टेबल पे भी बैठे हुए हैं, लेकिन अगर आप कुर्सिव मैयज लेंगे तो हम रिटेलिएट करेंगे। तो व्यूअर्स, इट मेक्स मच सेंस। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप जो है उनका व्हाइट हाउस, कैरोलिन लीवेंट जो उनकी प्रेस सेक्रेटरी बात कर रही हैं कि ईरान मुज़ाकरात के लिए तैयार है और हम उससे मुज़ाकरात भी कर रहे हैं। तो व्यूअर्स, मुझे लगता है दोनों तरफ जो है अब यही स्ट्रेटजी जो है उस पर अमल किया जा रहा है। ईरानियन भी रिटेलिएट कर रहे हैं और मुज़ाकरात के हवाले से इंगेज भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ अमेरिका भी जो है वो ताकत के साथ मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर बैठा है। लेकिन मुझे लगता है उनका ऑर ऑफ इनविंसिबिलिटी जो है वो मुकम्मल तौर पर न्यूट्रलाइज हो चुका हुआ है। इजराइल ईरान के ऊपर अटैक नहीं कर रहा, लेकिन नो डाउट इस सारी जंग की जो पॉलिटिकल कॉस्ट है वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए तो ज्यादा खतरनाक है, लेकिन नेतन्याहू कोशिश कर रहे हैं इससे मुताल्लिक वहां के ऊपर नैरेटिव शेप करने के अंदर कि जो हमारे स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव थे अब अमेरिका उससे पूरा करता नजर आ रहा है। लेकिन क्या 27 अक्टूबर के इलेक्शन के अंदर नतीजा डिफरेंट होने जा रहा है? एक ऐसे वक्त के अंदर जब इसराइल से आवाजें उठ रही हैं कि 7 अक्टूबर के वक्त इसराइल की मुसाद इंटेलिजेंस और शिन बेत जो उनकी दाखिली सिक्योरिटी की एजेंसी है वो क्या कर रही थी और क्या नेतन्याहू इस हवाले से आवाम को जवाब दे नहीं है। तो मुझे लगता है जो अदालती कार्रवाई पेंडिंग जा रही है वो अवाम की अदालत के अंदर नेतन्याहू को सामना करना पड़ेगा और उसका 40 साल का जो सियासी कैरियर है नेतन्याहू का वो मुकम्मल तौर के ऊपर डन एंड डस्टेड होता हुआ नजर आ रहा है। और दूसरी तरफ यूएस डोनाल्ड ट्रंप की सूरत हाल ये, अगर हम अमेरिका की इंटरनल पॉलिटिक्स की बात करें तो जो शोरो गोगा था कि जुमेरात को वो कौम से खिताब करेंगे और व्यूज डोनाल्ड ट्रंप ने कौम से खिताब के अंदर ईरान की बात नहीं की, व्यूज उन्होंने मिडल ईस्ट की, वेस्ट एशिया, गजा की बात नहीं की। वो 2020 की कोड़ी लेके आ गए हैं कि 2020 के इलेक्शन में जो मेडलिंग की गई उसके अंदर डेमोक्रेट्स की सपोर्ट करने के लिए चाइना ने इलेक्शन को रिक करने की कोशिश की और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के इलेक्टोरल प्रोसेस को क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये ऑनेस्ट नहीं है, ये फेयर नहीं है और कोई दूसरा कंट्री जो है वो इंटरफेयर कर सकता है आसानी के साथ। याद रखें व्यूज, डोनाल्ड ट्रंप वही प्रेसिडेंट हैं जब 2016 में आए थे तो डेमोक्रेट्स का इल्ज़ाम इनके ऊपर ये था कि रशिया ने कोलूजन की और मेडलिंग की, जिसकी वजह से वहां पे FBI ने इस चीज़ की तहकीकात की और इस चीज़ के हवाले से बाकायदा तौर के ऊपर डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं कि रशिया ने 2016 के इलेक्शन के अंदर डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट किया मेडलिंग के थ्रू है। जबकि दूसरी तरफ 2020 में CIA के डायरेक्टर जो डोनाल्ड ट्रंप ने खुद अपॉइंट किए थे उनका मानना यह है कि चाइनीज एलिमेंट जो है उस इलेक्शन रिगिंग प्रोसेस का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं थे और ऐसी कोई एफर्ट जो है उन्होंने नहीं ऑब्जर्व की वहाँ के ऊपर है। ये वहाँ पे US की जो इंटेलिजेंस के हल्के हैं उनका मानना है। और व्यूअर्स, डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ इसलिए हार गए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कोविड को उस तरीके से संजीदगी से नहीं लिया जिसकी वजह से 0.5 मिलियन, 5 लाख के करीब अमेरिकन अपनी जान से हाथ धो बैठे और इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप जो है इलेक्शन हार गए। इसमें कोई शक नहीं, इकोनॉमिक इंडिकेटर बेहतर थे उनके दौर के अंदर है और कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी डेमोक्रेट्स की, लेकिन कोविड एक नेशनल इमरजेंसी के तौर पे अवाम ने देखा कि कैसा प्रेसिडेंट जो इमरजेंसी के अंदर जो है डिसीजन मेकिंग के हवाले से इतना सगेशियस नहीं है, उसका हट जाना ही ज़रूरी है। तो 2020 के इलेक्शन के अंदर डोनाल्ड ट्रंप बुरे तरीके से हार गए और उसके बाद आपको याद होगा 2021 में जब कैपिटल हिल पे उन्होंने अटैक किया था और उसके बाद किस तरीके से ओथ सेरेमनी से पहले 3000 के करीब अमेरिकन ट्रूप्स को वाशिंगटन DC में पहली दफा डिप्लॉय किया गया। तो व्यूअर्स, डोनाल्ड ट्रंप एक डेलिब्रेट एफर्ट करते हुए नजर आए अपनी स्पीच के अंदर और व्यूअर्स एक ऐसी स्पीच जो व्हाइट हाउस से नशर की गई, लेकिन अमेरिका के जो मेन स्ट्रीम के प्रेस है ABC, NBC और CNN
उन्होंने वो नशर नहीं की, जबकि डोनाल्ड ट्रंप के रवायती दाएं बाजू के हलकों के करीब तस्वर किए जाने वाला जो चैनल था फॉक्स न्यूज, उन्होंने इसे बहुत ज्यादा कवरेज दी। और व्यूअर्स, मेरे ख्याल में अमेरिकन अवाम जो है पर्टिकुलरली मेगा बेस जो है इस चीज को समझ चुकी हुई है कि डोनाल्ड ट्रंप ये क्या कोशिश कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप मिड टर्म इलेक्शन जो 3 नवंबर को होने जा रहे हैं, उन्हें मुतनाज़ा बनाने के लिए एक कोशिश करते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। जब वो 2020 के इलेक्शन की बात एक ऐसे वक्त में करते हैं जब कोई ताना बाना उसके साथ नहीं जुड़ता, तो क्या डोनाल्ड ट्रंप ने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है कि 3 नवंबर के इलेक्शन रिपब्लिकन के लिए हार का पेश खैमा साबित होंगे? क्योंकि व्यूअर्स, ये नविश्ता दीवार है कि रिपब्लिकन पार्टी जो है वो इस चीज़ को समझ चुकी हुई है कि लोअर हाउस हाथ से जा रहा है, अपर हाउस के अंदर भी मेजॉरिटी वो लूज कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, क्या इन 2 इलेक्शन की कीमत है जो अमेरिकन जो हैं, मिडल ईस्ट के लोग और यूरोपियन और इंक्लूडिंग जो हम बात कर लें हमारी साइड के लोग जो हैं, वो पेट्रोल पंप और गैस स्टेशन के ऊपर जो है वो भरने जा रहे हैं? क्योंकि व्यूअर्स, आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पे बंद है और ख़बरें यही हैं कि दुनिया की जो सप्लाई लाइन है एनर्जी की, वो दोबारा से चोक कर रही है। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर क्रूड ऑयल जो है वो $85 से ऊपर जा रहा है। और व्यूअर्स, अगर ये पैटर्न इसी तरीके से रहा तो ये $100 को भी टच कर सकता है। और अगर हम दूसरी तरफ देखें तो हमने बात की थी 2 दिन पहले कि वहाँ पे हौथीज़ जो है उन्होंने अटैक किया था अबा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, जो सऊदी अरेबिया के अंदर है, क्योंकि उनका मानना यह है कि हमारे जहाज़ जो यमन में कैपिटल है वहाँ पे हिट करने की डेलिब्रेट एफर्ट की गई थी सऊदी अरेबिया की तरफ से, जिसमें 200 डेलीगेशन थे और कुछ पेशेंट थे जो स्ट्रैंडेड थे, और उनको टारगेट किया था सऊदी अरेबिया ने। इस वजह से वहाँ के ऊपर हमने ऑपरेशन किया। व्यूअर्स, अगर आबनाए हुर्मुज़ बंद रहती है, मामलात आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो हौथीज़ जिनकी कम्युनिकेशन लाइन है इरानियंस के साथ है, क्या वो भी बाबुल मंदब को बंद कर देंगे? ये क्रिटिकल स्ट्रेटेजिक जो स्ट्रेट है व्यूअर्स, अगर ये बंद होती है व्यूअर्स, और याद रखें इंडियन ओशन से वाहिद जो एंट्री पॉइंट है रेड सी की तरफ है वो आबनाए हुर्मुज़ है, जो इसे कनेक्ट करती है मेडिटेरेनियन के साथ स्विस कैनाल के थ्रू। और अगर व्यूअर्स ये चोक होता है, पॉइंट है, तो व्यूअर्स तकरीबन 12% दुनिया की जो ग्लोबल एनर्जी की सप्लाई इस रूट के थ्रू होती है व्यूअर्स, वो भी मुकम्मल तौर के ऊपर जो है रुक जाएगी। और व्यूअर्स, इसी स्ट्रेट से दुनिया की 10% ग्लोबल ट्रेड होती है। और अगर व्यूअर्स कोई डिसरप्शन होती है तो गल्फ ऑफ एडन के करीब जो रेड सी है, यहाँ से रूट अगर डाइवर्ट होता है तो 10 से 14 दिन लगेंगे डिलीवरी स्केड्यूल के अंदर। और व्यूअर्स, उससे लागत और कॉस्ट भी उसकी बढ़ सकती है। व्यूअर्स, सूरत हाल उस तरफ जा रही है जो दुनिया एनविजिज नहीं कर रही थी, और इसीलिए पाकिस्तान और चाइना कि वज़राए ख़ारजा ने शंघाई में दोबारा दोनों मुल्कों से और तमाम फ्रीकैन से अपील किया है कि वो सैनिटी का सबूत दें और नेगोशिएशन के लिए दोबारा से मुज़ाकरात की टेबल का रुख करें। क्योंकि व्यूअर्स, ईरान जो है वो किसी सूरत के अंदर जो है कंप्रोमाइज़ करता नज़र नहीं आता। और व्यूअर्स, अगर अमेरिकन हिट कर रहे हैं तो ईरान भी हिट कर रहा है, और गल्फ स्टेट जो है इस पूरे कज़िये में सबसे ज़्यादा कॉस्ट पे कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि खलीजी रियासतें अमेरिका के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगी। इन्हीं खलीजी रियासतों ने पिछले साल $1000 ट्रिलियन देने की बात की थी। इन्हीं खलीजी रियासतों से कहा गया कि आप रिकंस्ट्रक्शन का जो अमल ईरान के अंदर है वो आपने करना है। तो व्यूअर्स, वो जो है लूजिंग एंड के ऊपर नजर आते हैं। और अभी की सूरत हाल ये है कि ईरान ने जो रिटेलिएट किया है उसमें ओमान में उन्होंने अमेरिका के 2 रडार सिस्टम जो है वो तबाह कर दिए हैं और एक जहाज़ को निशाना बना, और बहरीन के अंदर उन्होंने अमेरिकन एयर बेस पे ड्रोन हमला किया है और एक अमरीकी जहाज़ जो है उसको वहाँ के ऊपर निशाना बनाया। जबकि व्यूअर्स, दूसरी तरफ कुवैत में अमेरिका की जहाँ के ऊपर मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं और उनके ट्रूप्स डिप्लॉय हैं, और ईरान का मानना है कि इजरायली एजेंट भी वहाँ के ऊपर हैं, उनको भी वहाँ के ऊपर मुसलसल अटैक किया जा रहा है। जबकि व्यूअर्स, खबरें ये हैं कि इराक के अंदर कुर्द रीजन जो है उस पे भी ईरानी मिज़ल और ड्रोन जो है वो स्ट्राइक्स की गई हैं, और कुर्दों ने इल्ज़ाम लगाया कि उनके तकरीबन 8 लोग हलाक हुए हैं। जो सुलेमानिया रीजन है वहाँ के ऊपर हेड क्वार्टर को निशाना बनाया गया है। व्यूअर्स, जिस तरीके से जंग का दायराकार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर इसकी रेपरकशन, इसकी इम्प्लीकेशन जो बड़ी ड्रास्टिक है वो भी लूम कर रही हैं, वो भी लिंगर ऑन करती नजर आती हैं हमें। व्यूअर्स, मामलात अगले 24 घंटे में किस करवट बैठेंगे, इस पे बात करेंगे कल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।